जी, सभी को प्रणाम सहित आज ये जो सब्जेक्ट मुझे दिया है व्यवस्था, मौल्य और अनुशासन, जहां तक तीनों विषय हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु अलग अलग अगर इनको देखा जाए तो इनका अपना अपना महत्व है। एक व्यवस्था जो है एक किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से करने का तरीका, जिसमें विभिन्न जो इकाइयां हैं उनका अपना अपना रोल है और अपना अपना सामंजस्य है। व्यवस्था के लिए अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखना चाहें तो सबसे बड़ा उदाहरण है मानव शरीर, जिसके विभिन्न अंग अलग अलग होते हुए भी किसी एक संकेत पर सब आपस में तय कर लेते हैं कि हमें क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, और किसी एक अंग के फेल हो जाने पर या किसी एक अंग की त्रुटि से पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। वो सिस्टम जब तक ही चलेगा जब तक कि उसके सारे अंग, जो भी व्यवस्था के जुड़े हुए हिस्से हैं, व्यवस्था के अंग हैं, वो आपस में उनके कार्यों का निर्धारण हो और उनके कार्यों के निर्धारण के साथ साथ उनके कार्यों का सामंजस्य भी चाहिए। इस कार्यों का खाली हम निर्धारण कर दें पर उसमें जरा सी भी चूक हो जाए, जरा सा भी सामंजस्य फेल हो जाए, जरा सा भी सामंजस्य फेल हो जाए तो वो व्यवस्था खत्म हो जाती है। हम व्यवस्था के जब बात करते हैं तो व्यवस्था में एक प्रणाली के कामकाज और ये सब जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा, उस सिस्टम को चलाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि व्यवस्थाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। हम जब बात करते हैं तो तीन तरह की व्यवस्थाओं की बात करते हैं। सबसे पहले इंसान शुरू होता है और व्यक्तिगत व्यवस्थाओं से शुरू होता है। नंबर दूसरे पे पारिवारिक व्यवस्थाएं आती है। नंबर तीसरे मेन जो उद्देश्य है हमारा वो सामाजिक व्यवस्था है। और जहां सामाजिक व्यवस्थाओं का सवाल होता है, जब हम व्यक्तिगत व्यवस्थाओं में खड़े उतरते हैं, जब हम पारिवारिक व्यवस्थाओं में खड़े उतरते हैं, तभी हम आगे बढ़ के सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं को अगर अपन देखें तो उसके कई तत्व मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले हम व्यक्तिगत व्यवस्थाओं से शुरू करें तो व्यक्ति जब अपने घर में पैदा होने से लेके बड़े होने तक एक निश्चित एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ा हुआ है। बच्चा है, उसको अपने इंजेक्शन लगना है, उसके बाद उसका स्कूली जाना, स्कूल का होमवर्क पढ़ना, आगे बढ़ना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, और एक स्टेज ये आ जाती है कि फिर वो शादी ब्याह नौकरी, और ये सब चीजें व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के अंग होने के साथ साथ इसमें व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व और अपना व्यवस्थाओं को अनुशासित और मूल्य आधारित करना पड़ता है। वो ही हमारे आज के विषय का मूल विषय बिंदु है कि व्यवस्था, मूल्य और अनुशासन, ये तीनों चीजें एक ही दूरी से जुड़ी हुई है। व्यवस्थित है आदमी तो मूल्य आधारित होना चाहिए, और मूल्य आधारित अगर है तो उसको अनुशासित होना पड़ेगा। मैं फिर व्यवस्थाओं पर लौटता हूं कि व्यवस्था के बाद दूसरी व्यवस्था आती है पारिवारिक व्यवस्था है। हम बड़े होकर अपने परिवार के प्रति, हम अपने परिवार के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, कैसे हम निभा रहे हैं। परिवार के आपसी लोग मिलके एक उदाहरण पेश करते हैं, और जब कई परिवारों का समूह इकट्ठा हो जाता है तो वो एक समाज होता है। वो समाज, परिवार उसकी छोटी इकाई है, समाज उसकी थोड़ी बड़ी इकाई है। सामाजिक व्यवस्थाओं को जब अगला रूप आता है तो उसमें नगरीय व्यवस्थाएं होंगी, ग्रामीण व्यवस्था होंगी, आगे और चले प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं। पर ये सब व्यवस्थाएं के साथ साथ जो एक मेन चीज जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक विरासत
या हमारे भौगोलिक वातावरण, पर्यावरण, इन सब से भी जुड़ा हुआ है। इन सब से जुड़े होने के साथ हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। कई बार हम नकल के तौर पे एक दूसरे की व्यवस्थाओं की जब नकल करने लगते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या थी, हमारे भौगोलिक आवश्यकताएं क्या है, हमारी पर्यावरण की आवश्यकताएं क्या है। कई बार व्हाट्सएप पे आपने जोक सुना होगा, या कई बार इसका चलता है कि इंग्लैंड में आदमी कोट पैंट इसलिए पहन रहा है कि वह ठंड पड़ रही, वह बियर इसलिए पी रहा है कि उसकी आवश्यकता है वहां पे। पर हमारे यहाँ पे गर्मी की तपन और गर्मी के भीषण लू के थपेड़ों में भी आदमी कोट पैंट और टाई लगा के जब निकलता है, और कई बार बारात तो बारात, लोग बात शौकिया, दिन में बियर, रात में विस्की, और सवेरे सवेरे और भी कुछ चीजें पीने लगते हैं। तो ये चीजें, कारण ये है कि वो हम एक आध बार कभी देखिए है कि इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं लोग, स्विट्जरलैंड में क्या कर रहे हैं, ये भूल गए कि वहां का पर्यावरण क्या है, वहां का मौसम क्या है, वहां का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। जब हम पर्यावरण और इसकी बात करें तो एक ही देश के अंदर सामाजिक व्यवस्थाएं अलग अलग तरह की हो सकती है। जो समुद्र किनारे रहने वाले लोग हैं, वो कई बार मांसाहार या मछलियों को या समुद्री जीवों को खाने को भोज्य पदार्थ मानते हैं। हम जो मालवा में या उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग, जहाँ गेहूं, चना, अनाज, सब्जियां होती हैं बाहुल्य में, उनके लिए ये थोड़ा सा है, लगता है कि अरे ये इस जात का होके भी ये मछली खा रहा है, समुद्री जात खा रहा है। इसी तरह से चावल, कई जगह चावल मुख्य भोजन है, हमारे इधर हो सकता है चावल खाने के बाद एक कटोरी चावल खाना एक व्यवस्था है। तो हम जब व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो व्यवस्था केवल एक उससे नहीं चलती, उसके साथ साथ हमारा सांस्कृतिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण, और इनके बाद जब हम चलते हैं तो हमारे पास हमारे धार्मिक वातावरण भी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते चलते हैं। हर धर्म की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सबका उद्देश्य एक ही है, परंतु हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग अलग होते हुए एक ही समुदाय में, एक ही जाति में तरह तरह के पंथ और तरह तरह के देवता, देवी देवता और उनकी पूजा के तरीके हैं। धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो भी हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में काफी मदद करती है, और इन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाओं को मिलके जो एक व्यवस्था बनती है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था होती है। और समाज का ही अगला रूप जब आगे बढ़ता है तो उससे जाति, जाति के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं, और ये व्यवस्थाओं का क्रम हमें सिखाता है कि जब हम एक व्यवस्थित जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो हमें उससे एक लक्ष्य प्राप्ति की और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये सारी व्यवस्थाएं हमें सिखाती हैं कि हम समानीकरण की तरफ कैसे बढ़े, हम सामाजिक नियंत्रण कैसे रखें, अनुकूलन कैसा हो, लक्ष्य प्राप्ति क्या हो, एकीकरण, ये सारी चीजें तब होंगी, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि व्यवस्था का मतलब व्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का अपना अपना कार्य और उनके बीच आपसी सामंजस्य बनाए रखना होता है। ये व्यवस्था जब आगे बढ़ती है तो व्यवस्थाएं कई तरह से, कई बार व्यवस्थाओं के दोष भी होने शुरू हो जाते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था किसी नियम, प्रक्रिया, कानून इनसे चलती रही। हमारी पुरानी प्राचीन आस्थाएं, धार्मिक मान्यताएं सब कुछ चलती रही। उसी के आधार पे आगे चल के जब राजनीतिक व्यवस्थाएं कायम हुई तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी राजशाही, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं और भी कई तरह की व्यवस्थाएं हुई। इंग्लैंड में या अपने राजशाही है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति व्यवस्था, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री शासन। पर जब हमने इसको व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को ग्राम पंचायत से लेके जिला पंचायत, जनपद पंचायत सब से जोड़ने शुरू कर दिया, तब
ये सब एक नियम और प्रक्रियाओं के तहत हो रहा था। परंतु इन व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा दिक्कत यह आती है कि जब व्यवस्था व्यक्ति केंद्रित हो जाती है। समाज केंद्रित व्यवस्था और व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था में यही अंतर है। जब समाज के हिसाब से चलता है तो हम पुरानी मान्यताओं, पुरानी परंपराओं, पुराने नियम कानून सबको फॉलो करते हैं। परंतु कई बार व्यक्ति किसी व्यवस्था के दम पे जोरदार हो जाता है, दमदार हो जाता है, और वो पूरी व्यवस्था को फिर अपने हिसाब से चलाने लगता है। तो वो हिटलर, मुसोलिनी या इस तरह का और भी कोई हो सकता है। तो हम ये देखना है कि व्यवस्थाएं जो चल रही हैं वो व्यवस्थाएं किस तरह की चल रही हैं, और वो व्यवस्थाएं अगर सामाजिक, नैतिक, लोकतांत्रिक कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक संभालने और बदलते वातावरण से जुड़ने की कला देती है तो वो मूल्य आधारित व्यवस्था होती है। हमारा दूसरा पक्ष जो है व्यवस्था के साथ मूल्य आधारित व्यवस्थाएं जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम नैतिक मूल्यों और सीखने के साथ अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो आगे बढ़ने की कला है उसको हम नहीं देख पाएंगे। हर व्यवस्था मूल्य आधारित होना चाहिए, उसका कोई ना कोई एंड होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए कि ये व्यवस्था हम किस लिए करना चाह रहे हैं। हम व्यवस्थाओं के विभिन्न प्रकारों को भी देखें। छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, चाहे जल की व्यवस्था हो, चाहे अपना किसी वीआईपी के आगमन पर व्यवस्थाएं हो, या धार्मिक गणेश, या किसी भी हम क्रम से ले लें तो कोई व्यवस्थाएं उनका सबका एक उद्देश्य तय है, और वो उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हम सही तरीकों को अपनाते हैं, हम सही तरीके के अपनाने का मतलब ये होता है कि हम अपने आप में नैतिकता का पालन करते हैं, अपने आप में मूल्य आधारित हमारी आगे चलते हैं। तो जो ये मूल्य आधारित व्यवस्थाएं होती हैं उनको पाने के लिए जो अपने सब्जेक्ट का तीसरा कॉलम है अनुशासन, उस अनुशासन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। उस अनुशासन का मतलब होता है अनु प्लस शासन, किसी नियम और कानूनों से बंधे होना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन का मतलब कोई बंधन नहीं है। अनुशासन एक नियमों की डोर है, जो नियम प्रक्रियाएं हमारी बनी हुई है, उन नियम प्रक्रियाओं से आप जब आगे बढ़ते हैं तो वो अनुशासन कहलाता है। अनुशासन के हर चीज से शुरू होता है, बच्चे की पैदाइश से शुरू होके पढ़ना, लिखना, सीखना, प्रशिक्षण, सब कुछ। और अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रकृति। अगर प्रकृति में सूरज, चांद, गर्मी, ठंड, बरसात अगर अपना अनुशासन छोड़ दे, समय पे ठंड नहीं हो, समय पे बरसात नहीं हो, समय पे नदियां अपना बहाव छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं मानव जाति विनाश की तरफ बढ़ सकती है। अनुशासन कष्टप्रद जरूर होता है, पर अनुशासन का पालन नहीं करना एक पछतावे या मायूसी की तरफ भी ले जा सकता है। अनुशासन वो प्रकृति की तरफ से हम सोचें तो जितना प्रकृति का अनुशासन है उससे अच्छा अनुशासन हमारा होना चाहिए। वो अनुशासन के भी 3 प्रकार हैं जो मेरे दृष्टिकोण से माने जा सकते हैं। व्यवहार आधारित अनुशासन, व्यवहार आधारित में 2 तरह का व्यवहार, एक हम सकारात्मक अनुशासन है, एक नकारात्मक अनुशासन। सकारात्मक अनुशासन वो है कि हमें ये काम करना है, हमें ये किताब पढ़ना है, हमें सवेरे पूजा करना है, हमें अपना लाल बत्ती नहीं होने पे गाड़ी आगे नहीं ले जाना, सीट बेल्ट बांधना है। नकारात्मक अनुशासन वो है कि जब आदमी नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं का पालन करना बंद कर देता है तो दूसरा आदमी उसे मजबूर करता है कि नहीं, तुम्हें टाइम पे ऑफिस आना पड़ेगा, ऑफिस नहीं आओगे तो आज की सीएल कट जाएगी, तुम्हें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा चालान कटेगा, तुम्हें देश के कानून, नियम, प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा नहीं तो इसके खिलाफ कोर्ट में सजा हो सकती है, कोर्ट गिरफ्तारी हो सकती है। तो नकारात्मक अनुशासन और सकारात्मक अनुशासन के बाद अगर हम चलते हैं तो दूसरा अनुशासन का है सीमा आधारित अनुशासन। सीमा आधारित अनुशासन का मतलब हर आदमी की अपनी अपनी सीमा है।
बच्चे की अपनी सीमा है, परिवार के मुखिया की अपनी सीमा है, परिवार के सदस्यों की सीमा है, ऑफिस में चले जाएं तो हर लेवल के अफसर की अपनी अपनी सीमा है। जब आदमी सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू करता है तो फिर उसके साथ वही होता है, या तो सीमाओं का पालन करे वो सकारात्मक, और नहीं करे तो करवाया जाएगा वो नकारात्मक अनुशासन। और तीसरा जो मेन चीज है वो है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का सीधा मतलब है कि हम बगैर किसी के कहे, बगैर किसी के दबाव में जब हम अनुशासन बनाए रखते हैं तो हम उसको अपना आत्म अनुशासन कहते हैं। और सबसे अच्छा अनुशासन वही माना जाता है जो आत्म अनुशासन। और अनुशासन कोई ऐसी कठोर चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई कठोरता से हम केवल अपने कार्यों को समय पे कर रहे हैं, ये भी अनुशासन है। हम संतुलित और नियमित दिनचर्या जी रहे हैं, ये भी एक अनुशासन है। हम कार्यों को, व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नहीं खत्म कर रहे हैं, ये भी अनुशासन है। हम बुरे आदतों से दूरी बनाए हुए हैं, ये भी एक अनुशासन है। और सबसे बड़ी चीज है, जब तक हम अनुशासित हैं तभी दूसरे को अनुशासित रख सकते हैं। अनुशासन के बगैर हम कहें कि हम तो अनुशासन नहीं पालन करेंगे और दूसरे सब अनुशासन पालन करें, ये संभव नहीं है। नेता वही होता है जो नेतृत्व गुण को, जिसमें नेतृत्व गुण हो, और नेतृत्व गुण उसी में होता है जो खुद करके दिखाने की क्षमता रखता हो। इसलिए अनुशासन, मूल्य आधारित व्यवस्था, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं। इन्हीं सब को लेके जब कोई व्यवस्था आगे बढ़ती है तो वो देश आगे बढ़ता है, वो समाज आगे बढ़ता है, वो परिवार आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। पर इनके आगे बढ़ाने के लिए हमें एक व्यवस्थित जीवन शैली, एक मूल्य आधारित जीवन शैली और एक अनुशासित जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। कई बार कोरोना काल में आप लोगों ने भी देखा होगा, कई समाज सेवी, कई उद्योगपति इस तरह के आए जिनने धन और इसका लोभ छोड़ के गरीबों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई। उस टाइम उनने इसका ध्यान नहीं दिया कि हमारा उद्योग धंधा बंद है तो गरीब क्या करे। उनको ये था कि उद्योग धंधा तो चलता रहेगा, अगर मानव जीवन खत्म हो गया तो इसको नहीं लौटाया जा सकता। तो जब मूल्य आधारित कोई भी व्यवसाय हो, मूल्य आधारित कोई भी काम हो, तो वो उसको जब अनुशासित तरीके से किया जाता है तो पूरा एक व्यवस्था अपने आप में निर्मित हो जाती है। ये व्यवस्थाएं, इसके लिए कई लोगों को कई सालों तक कोशिश करना पड़ती है। ये व्यवस्थाएं कई युगों से, चाहे वो धार्मिक कारणों से, धार्मिक नेताओं से, परंपराओं से, उनसे बनी हो। और नई अगर व्यवस्थाओं का पालन होता है तो फिर कई बड़े बड़े युद्ध, चाहे वो महाभारत हो या आपका राम रावण युद्ध हो या और भी बड़े बड़े युद्ध जिनको कि अपन कह सकते हैं कि जिनके कारण सभ्यताएं नष्ट हो गई, उन कगार पे आदमी पहुंच जाता है कि हम केवल आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, पर आगे बढ़ने में दूसरे के आगे बढ़ने का भाव होना चाहिए, दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, दूसरे के प्रति समानता की भावना हो, दूसरे का आदर करने के, सम्मान देने की भावना हो। ये सब भावनाएं जब आगे बढ़ती हैं तो हम एक व्यवस्थित समाज की कल्पना कर सकते हैं, और एक व्यवस्थित समाज ही देश को आगे ले जाने में सहायक होता है। जो भारतीय अध्यात्म की व्यवस्थाएं हैं वो इसी अनुशासन के लिए बनाई गई थी, जिसमें ईश्वर के प्रति यदि श्रद्धा विश्वास है और ईश्वर के प्रति यदि आदमी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो वो कोई भी अपराध कर ही नहीं सकता, गलत अनुशासन से बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके मन में एक भाव रहता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, ईश्वर 24 घंटे उस पर निगाह रखे हुए है। तो जब तक ईश्वर के प्रति आदमी की श्रद्धा विश्वास पूर्ण रूप से नहीं होती है, आध्यात्मिक अनुशासन उसके जीवन में लागू नहीं होता है, तब तक कितना ही उसको अनुशासित रखने की ब्यूरोक्रेसी कोशिश करे तो वो अनुशासित नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ वो अपने अकेले में छुप कर कुछ ना कुछ अपराध या कुछ ना कुछ अनुशासनहीनता करता ही रहता है। जब उसको ये हो जाता है कि ईश्वर उसके हर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रख रहा है और ईश्वर सब कुछ देख रहा है,
तो अकेले होते हुए भी वो छुपकर भी कोई अपराध या कोई अनुशासनहीनता नहीं कर सकता है। तो इस संबंध में आपके विचार चाह रहा था। आत्मिक अनुशासन का मतलब ये है, व्यक्ति जब हम अपने हिसाब से कुछ भी तय करते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन कहा है कि आत्मिक कहा है आपने? आत्मिक अनुशासन बोले हैं आप या आध्यात्मिक बोले हैं? आध्यात्मिक बोल रहे हैं आप, आध्यात्मिक बोल रहे हैं आप, आध्यात्मिक बोल रहे हैं। आध्यात्मिक अनुशासन की बात कर रहे हैं जमुना प्रसाद जी। आध्यात्मिक अनुशासन और आत्म अनुशासन में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा तो नहीं है। हमारा जब भी आत्म अनुशासन होता है तो मैंने आपको बताया था कि 3 ही अनुशासन के तरीके हैं, या तो सकारात्मक नकारात्मक पे जाएगा, या सीमा आधारित जाएगा, या तीसरा नंबर आएगा तो वो आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन अकेला केवल आत्मा या मन के बल पे नहीं आता। हम जब भी कोशिश करते हैं कि हम सवेरे उठ के नहाएं और पूजा करें, तो ये कहीं ना कहीं से आत्मिक तो हो सकता है, पर इसको अध्यात्म से इसलिए जोड़ा गया कि हम जब किसी चीज को किसी अध्यात्म से या किसी प्रथा से जोड़ते हैं, और ये चीजें तय हो चुकी है कि अध्यात्म में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं या अध्यात्म से जितनी भी चीजें जोड़ी गई हैं, उनका कहीं ना कहीं साई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपनाए हुए। अब आध्यात्मिक अनुशासन में अपन जब कोशिश करते हैं तो कई आध्यात्मिक अनुशासन अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोगों के धर्म में लिखा है कि हम चींटी भी नहीं मारेंगे शाम के टाइम, हम मच्छर और इनको बचाव के लिए खाना भी नहीं खाएंगे। हम अध्यात्म के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो इससे भी आगे बढ़े, तो हम कोशिश ये करें कि हम कोई भी एक रूटीन, एक शैली बना लें। अध्यात्म केवल एक शैली है, उस शैली के आधार पे हम तय करते हैं कि हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। उस अनुशासन के तहत हमने ये तय कर लिया कि ना, हम किसी को भी पत्थर भी नहीं मारेंगे, हम किसी जीव जंतु की हत्या भी नहीं करेंगे। जब हमने अहिंसा अपनाते हैं तो यह अहिंसा केवल जानवरों के लिए नहीं होती, फिर सभी के लिए होती है। और कई लोगों ने कहा है कि सामने वाला कितना ही उद्दंड हो जाए, कितना ही बदमिजाज हो जाए, अगर आप चुप हो जाते हैं तो अपने आप उसको शांत होना पड़ेगा। और शांति अपने आप में आत्म अनुशासन है कि सामने वाला अपने आप को कोशिश कर रहा है कि आप उसे गाली दें, आप उसे मारने के लिए उठें, आप उसको प्रताड़ित करें, पर आप अपने आप पे संतुलन बनाए रखते हुए, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से बनाया हो या व्यक्तिगत रूप से बनाया हो या मानसिक रूप से, जिस तरह से भी बना, वो एक आत्मिक अनुशासन का ही हिस्सा कहा जाएगा। सक्सेना जी, एक छोटी सी बात मैं जानना चाह रहा था कि ये जो व्यवस्था, अनुशासन और वैल्यू है, इसका हमारे खुशी से कुछ संबंध है क्या, ऐसा आप मानते हैं? हम जब किसी भी काम को एक लक्ष्य के साथ, व्यवस्था का जो एक अंग है, व्यवस्था किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए होती है। व्यवस्था निरर्थक नहीं होती कि हम कोई खाली ताश के पत्तों का महल बना रहे हैं या कुछ भी बेफिजूल के काम कर रहे हैं। व्यवस्था या व्यवस्थित होना किसी लक्ष्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। और जब हम किसी उद्देश्य और लक्ष्य को सामने रख के व्यवस्थित होते हैं, मूल्य आधारित अनुशासित होते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति के बाद, अब वो लक्ष्य का कोई वो मापदंड नहीं है कि लक्ष्य कितना बड़ा था। छोटे बच्चे का लक्ष्य यह होता है कि अगर वो कंचा खेल रहा है और जिस कंचे को उसको हिट करना है, अगर वो हिट हो गया तो उसका लक्ष्य पूरा हो गया। वो उतना ही खुश होगा जितना एक आदमी कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीतने पे खुश होता है। वो छोटा बच्चा एक कंचे पे भी उतना ही खुश हो सकता है। एक प्यासा आदमी 1 गिलास पानी में भी उतनी खुशी मिल सकती है जितनी आपको आरओ के वाटर में ना मिले। हमारा हर चीज लक्ष्य आधारित है। तो जब लक्ष्य की प्राप्ति होगी, हमारा उद्देश्य हमें मिल गया, तो खुशी जो है, खुशी दिल की चीज है। हम किस चीज में खुश होना चाहते हैं,
उसके लिए कोई मापदंड नहीं है, कोई उसका मापक नहीं है कि किसमें आप खुश हो सकते हैं। कई बार छोटा बच्चा हंसता है और उसके दादा दादी खुशी के मारे खिलखिला उठते हैं। तो अब इस खुशी का कुछ नहीं हुआ, बच्चा अपना देख के क्यों हंसा था बच्चे को भी नहीं मालूम, और दादा दादी क्यों हंसे और क्यों खुश हुए सब लोग उनसे पूछने लगते हैं आज क्यों खुश दिख रहा है। खुशी का तो अगर खुशी नहीं होगी तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी मूल्य, कोई भी अनुशासन अपने आप में फैले। सबका अंतिम उद्देश्य मनुष्य मात्र को खुशी प्रदान करना है, और उसी परमानंद की प्राप्ति के लिए, चाहे वो जो भी प्रश्न पूछा था कि आध्यात्मिक अनुशासन, तो आध्यात्मिक अनुशासन भी वो परमानंद की प्राप्ति के लिए करता है। हम परमानंद तो नहीं कर सकते, पर छोटे छोटे आनंद तो हम रोजाना प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए छोटी छोटी व्यवस्थाओं की जरूरत है। कोई बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बड़ा अनुशासन, बहुत बड़े मूल्यों की आवश्यकता। सक्सेना साहब, एक मेरा प्रश्न है आपसे। प्रश्न क्या, एक आपसे एक हमारी कह सकते उत्कंठा है, कई यंग पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ हैं, उनकी तरफ से मैं प्रश्न कर रहा हूँ। ये जो व्यवस्था है, मूल्य है, अनुशासन है, कभी कभी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिनमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको अपने जीवन में इन सब से कहीं वेरिएशन फेस करना पड़ा होगा। किसी न किसी स्थिति में ऐसा लगता होगा, कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में आया होगा कि मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि वो आपके मूल्यों के, आपकी व्यवस्था के, आपका अनुशासन के विरुद्ध रही। वो लक्ष्य की प्राप्ति, बस लक्ष्य की प्राप्ति सही है, उस तक आपको पहुंचना है, स्टेट के हित में, जनता के हित में, ड्यूटी के हित में। तो कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद दैट, एनी ऑफ दैट? लक्ष्य और व्यवस्था की प्राप्ति के लिए नियम और प्रक्रियाएं तो बनी हुई हैं, पर जो नेतृत्व है उसकी नेतृत्व क्षमता इसी में है कि वो कठिन परिस्थितियों में भी जाकर किस तरीके से लोगों से सामंजस्य स्थापित कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। लोगों के सामंजस्य प्राप्त करना व्यवस्था और नियमों और कानूनों से सबसे आगे है। आपने जब महाभारत का उदाहरण आता है तो कई बार ऐसा आता है कि कई जगह गलत हुआ, पर कृष्ण ने हर गलती को उदाहरण दिए हैं। वो भागवत उस कथा पे नहीं जाता। जब कर्ण का पहिया फंस गया था और अर्जुन से कहा था कि अब इसे क्यों नहीं बाण मार रहा है, तो जब तुम्हारा लक्ष्य है कि कर्ण को मारना, तब ये लक्ष्य हम क्यों देखें कि वो फिर से रथ पे बैठ जाए और तब हम अपना लक्ष्य पूरा करें। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, एक चक्का जाम चल रहा है, चक्का जाम के बाद आपको मालूम है कि चक्का जाम गलत है, पर हम चाहते ही चक्का जाम वालों पे एकदम लाठी चलाना शुरू कर दें, उधर से वो पथराव करें, फिर हम गोली चलाना शुरू कर दें। काहे के लिए कि एक खाली हमने पुल का रास्ता 10 मिनट जाम नहीं होने दिया। अरे 10 मिनट नहीं, 10 घंटे भी जाम हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। आप हर चीज का एक ये है कि ढीलापन, जो लचीलापन होता है, आपकी नेतृत्व क्षमता उसी से विकसित होती है कि आपके व्यवस्था कितनी लचीली है और कितना समयोचित है। समयोचित शब्द पे ध्यान दें कि समय की मांग क्या है। नियम, कानून, प्रक्रियाएं तो बदल जाएंगे, पर नियम, समय की मांग अगर आपने पूरी नहीं करी तो आपकी किसी व्यवस्था का कोई मतलब नहीं। हाँ राहुल, आप अनम्यूट हो जाइए, अपना प्रश्न करें। यस सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे मतलब हिस्ट्री वगैरह में भी लिखा है कि हमको किसी भी टारगेट के लिए साम दाम दंड भेद 4 चीजें होती हैं, तो इसमें से कुछ चीजें अनइथिकल भी हैं। तो इस चीज को सर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? महाभारत में भी सर टारगेट जो एम है वो इथिकल था, बट जो तरीका था उसको एम को अचीव करने का वो अनइथिकल था। तो उस चीज को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं सर? क्या ये चीज सही है अगर हमारा एम या टारगेट इथिकल है और जो तरीका हम अपना रहे हैं उसको अचीव करने के लिए अगर वो अनइथिकल है, तो वो सही है क्या सर, या फिर? मैं भी इस मामले में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ जो राहुल ने प्रश्न किया है कि आधुनिक काल में जब हम कानून और नियम की बात कर रहे हैं, उस समय क्या हम कानून और नियमों को तोड़कर उद्देश्य प्राप्ति के लिए
काम कर सकते हैं कि हमको व्यवस्था के साथ साथ मतलब जो कानून और पद्धति निश्चित की है उसके सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं भी इस पर जानना चाहता था जो राहुल पूछ रहे हैं, यदि कुछ कहना चाहें सतीश जी। जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, सामाजिक व्यवस्था हो चाहे वैधानिक व्यवस्था हो, ये सब हमारी बनाई हुई व्यवस्था है। और जब ये व्यवस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष को इतना पावरफुल बना देती हैं कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसको आवश्यकता होती है कि मेरे को तो मेरा उद्देश्य यह है, मेरे को इसे पालन करना है, तो वो अगर समर्थ है तो कानून भी चेंज कर लेगा, नियम भी चेंज कर लेगा, मूल्य भी चेंज कर लेगा। हर युग में मूल्यों का मापदंड अलग अलग रहा। हमारे लिए जो चीज कई बार सही है वो हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो। तो मूल्य आधारित व्यवस्थाओं में भी हमारा एक लक्ष्य और उद्देश्य तो क्लियर है ना, और वो लक्ष्य और उद्देश्य अगर क्लियर है तो फिर वो सिकंदर का नाम भी दुनिया में जाना जाता है, पर सिकंदर ने सारी दुनिया पे युद्ध करके विजय पाई, उसने कोई भला काम करके तो विजय नहीं पाई। अशोक को हम महान बताते हैं, पर अशोक भी महान तब हुआ जब कलिंग के युद्ध में नरसंहार करके वो अहिंसक हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आदमी व्यवस्था से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर वो जो कहता है वो व्यवस्था मानी जाती है, ये अपवाद है। ये सही नहीं कहा जा सकता कि हम इसे हमेशा सही कहें, परंतु इन अपवादों के होते हुए भी यदि वो अपने आप में इतना बड़ा धार्मिक नेता हो गया है, इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हो गया है, इतना बड़ा पौराणिक व्यक्ति हो गया है कि वो पूरी व्यवस्था को हैंडल कर सके, तो फिर उसका कहा हुआ और उसके कहे हुए को ऐसा नहीं कि हर युग में ने उसको स्वीकारा हो। कहीं कहीं जहाँ राजशाही थी वहां राजशाही हटी, प्रजातंत्र आया। जहाँ प्रजातंत्र में भी गड़बड़ी दिखी वहां बैलेट पेपर के बाद ईवीएम मशीनें आई। हम मूल्यों की आधारित चीजों के साथ साथ हमारी सारी व्यवस्था और मूल्य जो है वो प्राचीन परंपराओं और नवीन वातावरण के मिश्रण के साथ हर युग में मूल्यों का निर्धारण होता है। आप ये नहीं कह सकते कि उस युग का मूल्य ये था, इस युग का भी यही होना चाहिए। आजादी के समय ये मापदंड था, आज देश इतना आगे बढ़ चुका है कि हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आगे बढ़ के अगर दुश्मन हमारे यहाँ आएगा हम उसके घर में घुस के मारेंगे। अब मूल्य आधारित में तो आप इसे गलत कह सकते हो, पर जब हम एक उद्देश्य या लक्ष्य, पर वो उद्देश्य और लक्ष्य देश और राष्ट्र को बचाने का हो तो उसके लिए सारे मूल्य और सब चीजें छोड़ी जा सकती। सर इसमें यदि व्यक्तिगत फायदा हो और उसमें यदि ये मूल्य आए तो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे सर आप? व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि व्यक्तिगत फायदा जब भी किसी ने सोचा है तो व्यक्ति का एंड निश्चित है। एक आदमी की उम्र मैक्सिमम 80 साल 90 साल, इंग्लैंड की महारानी देख लो तो 96 साल। एक व्यक्ति के पीछे हम मूल्यों का आधार नहीं छोड़ते। हम समाज का कोई भला हो रहा हो, देश का भला हो रहा हो तो हम मूल्यों को भी छोड़ सकते हैं, पर उससे हमारा व्यक्तिगत के लिए, वो राष्ट्र के लिए है, वो उसके समाज के लिए है। हाँ सर नमस्कार सर, जैसे मैं अनुशासित हूँ तो दूसरे लोग भी अनुशासित रहें, ये मानना सही है क्या? मैंने अनुशासन, आपका प्रश्न खत्म हो गया तो मुझे बात दो। जी सर। मैंने पहले ही बताया था कि अनुशासन दो तरह का है। व्यवहार जनित अनुशासन को सकारात्मक अनुशासन और नकारात्मक अनुशासन। सकारात्मक अनुशासन वो है जिसको कि लोग मानने को तैयार हैं। नकारात्मक अनुशासन वो है कि जो मानने को तैयार नहीं है पर हम उसे मनवा के छोड़ेंगे, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे कानून व्यवस्था के पालन करने वाली एजेंसियां, चाहे उसमें एसडीएम हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, और भी व्यवस्थाएं हैं। वो सारी चीजें हम फिर नकारात्मक अनुशासन से, नकारात्मक का मतलब यही है कि वो नहीं मान रहा है पर हम उसे पालन करवाएंगे,
अनुशासन का पालन तो समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए अगर खुद नहीं कर रहा है, दूसरे को करवाना पड़ता है, उसे ही राजशक्ति या शक्ति का उपयोग कहते हैं। थैंक यू मैम। नमस्ते, सभी को प्रणाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम बच्चों को अनुशासित रखना चाहते हैं और उनको नकारात्मक अनुशासन के द्वारा नहीं समझाना चाहते हैं, हम एक सकारात्मक उदाहरण के द्वारा उनको समझाना चाहते हैं और वो फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे समझाएं उनको? सर, व्यक्ति को खुद को उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि सवेरे उठ के जल्दी उठो, सवेरे घूमने चलो, पढ़ाई करो, टीवी मत देखो, तो फिर आपको खुद को उसको उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि हम टीवी खुद भी नहीं देखें तो बच्चे को अपने आप आदत नहीं लगे। हम खुद तो टीवी मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं कि मोबाइल का तू गेम मत खेलना, तो अब किस तरह से बच्चे को हम कहेंगे? आपको पहले आत्म अनुशासन अपना बनाना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि हम बच्चा चटपटी चीजें नहीं खाए, तो आप घर में पहले साथ में खाना बनाना तो सीखे। आप पूजा करने का बच्चे को कहते हैं तो सवेरे उठ के आप पूजा खुद तो करें, बच्चे को बिठाने का। बच्चा आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। सकारात्मक तरीके में थोड़ी देर लग सकती है, पर ऐसा नहीं है कि सकारात्मक तरीके से बच्चा समझेगा नहीं। वो आधा अनुशासन सकारात्मक ही होगा। 90 नहीं, मैं तो 99% लोगों को सकारात्मक अनुशासन ही मानता हूँ। केवल 0.001% लोग हैं जिनको नकारात्मक अनुशासन से समझाना पड़ता है। जी सर, जैसे कहीं जा रहे हैं और डस्टबिन है, उसमें हम कचरा डाल रहे हैं और लोगों को हम उनके सामने कर भी रहे हैं वैसा कि हमें डस्टबिन में कचरा फेंकना चाहिए, या बस में जा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, बस में मत फेंकिए, आप एक पॉलीथीन में रख लीजिए और जाके डस्टबिन में डाल दीजिए, ऐसा कर भी रहे हैं। फिर भी लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी वो वही कचरा फेंक रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं? आपने इंदौर का उदाहरण सुना होगा। चौथी या 5वीं बार वो स्वच्छता में पूरे देश में प्रथम आया है। तो वो खाली नगर निगम वालों के दम पे नहीं आया है, ना कोई प्रशासन की दम पे आया है। जब इंदौर के हर नागरिक ने सोचा, करते करते आएगा। हर आदमी जब सोचने लगेगा तो उसकी सोच को डेवलप करने के लिए जो साधन है, जब इंदौर आ सकता है तो और लोग भी आ सकते हैं। थैंक यू सर। और ये जो आज का विषय था बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर हम एक प्रश्न छोड़ के जाना चाहते हैं जिसका हम उत्तर नहीं चाहते हैं। सामान्यतः हम सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को, खासकर राजनीतिक व्यवस्थाओं को बहुत जल्दी चैलेंज करते हैं, लेकिन जो हमारी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उन पर हमारे मन में प्रश्न बहुत तेजी से क्यों नहीं आते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पिछले 70 साल से हमारे संविधान का लक्ष्य घोषित है कि जाति व्यवस्था समाप्त होना चाहिए, लेकिन हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहे और वो व्यवस्था यथावत जारी है और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। इस बिंदु पर जरूर हम अपने सभी दर्शकों से चाहते हैं कि वो विचार करें और इस पर अपना मंतव्य जरूर समय समय पर हमारे भेजें।